हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा बटनेर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। करंट अफेयर की क्लासेस के अंदर हमने मई 2022 की 2 वीडियो कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने पॉलिटी तथा इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम मई 2022 के जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। आपके इंटरनेशनल रिलेशन IR नाम से एक टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन। उस टॉपिक के बारे में जितनी भी जानकारी हमारे लिए होगी वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। यदि पिछले कुछ एग्जामों का मैं ट्रेंड देखता हूं तो हर एग्जाम के अंदर IR से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें 90% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर की क्लासेस से ही आए हैं। तो IR के बारे में करंट अफेयर जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना अन्य किसी सब्जेक्ट में नहीं होता। तो इंटरनेशनल रिलेशन की जो भी आपका जो सब्जेक्ट के नोट्स होंगे, थ्योरी होंगी, वो तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन उन थ्योरी के साथ साथ आपने करंट अफेयर की क्लासेस को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके। मैं करंट अफेयर की क्लासेस में आपको ये भी बताता जाऊंगा कि आपको IR के मेन टॉपिक में या मेन सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले ही स्लाइड के अंदर हमने देखा है भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच में द्विपक्षीय बैठक। तो भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच में जो हाल ही के अंदर द्विपक्षीय बैठक हुई है उसके बारे में तो हम संपूर्ण जानकारी यहाँ हासिल कर लेंगे और उम्मीद है कि वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। लेकिन भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के पास्ट के अंदर हमारे पास क्या रिलेशन रहे हैं, पीछे यदि हम बात करते हैं आज़ादी से लेकर अब तक तुर्कमेनिस्तान के साथ हमारे क्या रिलेशन रहे हैं, हमने वहाँ पर क्या क्या किया है, क्या उनके साथ समझौते किए हैं, क्या उन्होंने हमारे साथ समझौते किए हैं, इन सब की जानकारी यदि आप चाहते हो तो आपको कहाँ से लेनी पड़ेगी, आपके IR के सब्जेक्ट में। जो करंट का टॉपिक है वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम के अंदर ट्रेंड कुछ इस हिसाब से रहता है कि यदि 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर दिए जाते हैं तो 4 में से 2 स्टेटमेंट हमारे ऐसे ही होते हैं जो करंट के टॉपिक से होते हैं और 1 या 2 स्टेटमेंट ऐसा होता है जो करंट का नहीं होता, पिछले कुछ सालों का या पिछले हमारे पास इतिहास का जो टॉपिक है उसमें से हमारे पास स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो इसलिए करंट टॉपिक के साथ साथ आपको IR का जो मेन सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे भारत तथा तुर्कमेनिस्तान की अभी जो स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन क्या स्थिति रही है और इतिहास हमारा क्या रहा है इन दोनों के बारे में, ये आपको आपके IR के नोट से ही पढ़ना पड़ेगा। अब हम चर्चा करते हैं, हाल ही में चर्चा रही है किस चीज़ की, भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के संबंधों की चर्चा रही है। क्यों चर्चा रही है? क्योंकि द्विपक्षीय मीटिंग हुई है। द्विपक्षीय मीटिंग का मतलब 2 ही पक्ष थे, पहला पक्ष भारत था और दूसरा पक्ष कौन था? तुर्कमेनिस्तान था। इसमें याद करने की बात हमारे पास ये होती है कि द्विपक्षीय मीटिंग के अंदर भाग किस किसने लिया। भी राष्ट्रपति ने भाग लिया, प्राइम मिनिस्टर ने भाग लिया, किसी मिनिस्टर ने भाग लिया, या उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाने वाला कोई और प्रतिनिधि इसके अंदर भाग ले रहा था। पहला हमने इस बात में चर्चा करनी होती है और दूसरा में ये देखना होता है कि जो द्विपक्षीय मीटिंग हुई है ये कौन से देश के अंदर हुई है, हमारे यहाँ हुई है या हम वहाँ गए थे। यदि हमारे यहाँ हुई है तो हमारे यहाँ पर कौन कौन आया था, और यदि हम गए थे तो हमारे यहाँ से वहाँ कौन कौन गया था, और हमने कौन कौन से समझौतों के ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए या किस किस बात पर हमारी सहमति बनी, ये सभी बातें हमें जानकारी के अंदर लेनी जरूरी होती है। तो चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा तुर्कमेनिस्तान की पहली बार यात्रा की गई है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसने फर्स्ट टाइम, रामनाथ कोविंद जी है, आप जानते हो। देखो, हमारे UPSC के लिए इस व्यक्ति का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादातर नाम बताने से बचता हूँ और नाम कभी हमारे पास नहीं आता कि राष्ट्रपति जी का नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, किसी मिनिस्टर का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप नाम में मत उलझना और आप मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको याद रखनी चाहिए। फालतू के अंदर आपको नाम बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, और हमारा माइंड कुछ ऐसी बातों को कैच करता है कि शायद ये बताना, ये हमें याद करना चाहिए। तो जो चीज़ें हमारे काम की ही नहीं है उनको हम याद क्यों करें। हाँ, वैसे जनरल नॉलेज के लिए आप याद करना चाहते हो कि भारत के राष्ट्रपति कौन है तो वेल एंड गुड है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का नाम यदि हमारे UPSC क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा किसी भी सूरत में मैं सही नहीं मानता। तो हाल ही के अंदर भारत के राष्ट्रपति आप जानती हैं कौन है? रामनाथ कोविंद है। हाँ, हाल ही के अंदर आप जानते हो भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है डिक्लेयर कर दिया गया है।
18 जुलाई राष्ट्रपति जी का इलेक्शन होगा, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। और मैं आगे आने वाले दिनों के अंदर राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। हाँ, राष्ट्रपति जो टॉपिक है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा डेफिनेटली। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने कहाँ की यात्रा की भाई? तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की, और उन्होंने पहली बार यात्रा की। इससे पहले भारत के राष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर नहीं गए थे। यहाँ उन्होंने 4 समझौते पे हस्ताक्षर किए। पहला वित्तीय समझौता, दूसरा खुफिया या सुरक्षा संबंधी समझौता, और आपदा प्रबंधन के संबंध में 2 समझौते। तो कुल हमारे पास 4 समझौते हो गए। वित्तीय समझौता, खुफिया समझौता तथा आपदा प्रबंधन के संबंध में 4 समझौतों पे हस्ताक्षर किए। साथ ही बहुआयामी साझेदारी की ओर मजबूत करने, बहुआयामी साझेदारी को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार तथा ऊर्जा सहयोग में विस्तार की भी बात की है। वित्तीय समझौता हमने किया है, खुफिया समझौता हमने किया है, और आपदा प्रबंधन के संबंध में भी हमने 2 समझौते किए हैं। ये तो 4 तो हमने समझौते किए। इसके साथ साथ हमने और क्या किया है? हमने 2 बातों पे सहमति व्यक्त की है। पहली, जो भी हम एक दूसरे के हमारे पास रिलेशंस हैं, एक दूसरे के चाहे द्विपक्षीय व्यापार की हम बात करते हैं, उसको हमें बढ़ावा देना है। और दूसरा, जो ऊर्जा में हम सहयोग की हम बात करते हैं, तो एक दूसरे को ऊर्जा में सहयोग के भी हमने बढ़ावा देना है। आप जानते हो कि जो तुर्कमेनिस्तान है या जो जितने भी खाड़ी देश हमारे पास हैं, वो सारे के सारे प्राकृतिक संसाधनों से, जो खनिज पदार्थ हमारे जो प्राकृतिक तेल हमारे पास है या प्राकृतिक गैस हमारे पास है, इनसे भरपूर हैं। तो ऊर्जा वहां पर बहुत ज्यादा है, तो ऊर्जा ट्रांसफर करने की बात कहते हैं, ऊर्जा के सहयोग की बात करते हैं, उसमें विस्तार पर भी हमारी सहमति बनी है। तो राष्ट्रपति जी ने क्या क्या वहां पर किया है, ये एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया। डिटेल में हम आगे देखेंगे क्या करने वाले हैं। इससे पहले आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच में एक MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। ये तो अभी की बात है जब राष्ट्रपति जी वहां गए, और उससे पहले कुछ टाइम पहले की बात है कि आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट में सहयोग देने के लिए भारत तथा तुर्कमेनिस्तान ने एक MOU पे सिग्नेचर किए हैं। ये रिश्ते की हम बात कर रहे हैं कि भारत तथा तुर्कमेनिस्तान का हाल ही में कैसा रिश्ता है। और यदि हम पुरानी बात करते हैं तो भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच में संबंध, ये केवल मैं आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में दिखाने के लिए लाया हूँ। मैं हर देश के संबंध भारत के साथ कैसे हैं, पास्ट में क्या रहे हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको इस तरह से, जैसे ये न्यूज मैंने अभी बताई, लोकल न्यूज, करंट न्यूज तो हमने पढ़ ली, इस तरह से जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ 5-7 पॉइंट, इस तरह से हर एक देश के साथ जो 5-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। वो आप जब IR का अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। किस तरह से पॉइंट है? पहला पॉइंट, तुर्कमेनिस्तान के उत्तर में कजाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम। देखिए तुर्कमेनिस्तान की क्या हमारे पास लोकेशन है, ये तुर्कमेनिस्तान का मानचित्र है। इसके यदि मैं इधर बात करता हूँ, बिल्कुल उत्तर में यदि बात करता हूँ, तो हमारे पास क्या है? कजाकिस्तान नाम का देश है। इसके यदि मैं इधर बात करता हूँ, उत्तर पूर्व की हम बात करता हूँ, तो कौन सा देश है भाई? उज्बेकिस्तान नाम का देश है। इधर यदि हम बात करते हैं तो कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। और साउथ के अंदर यदि बात करता हूँ, साउथ में कौन सा है भाई? ईरान देश है। तो ये 4 देशों से घिरा हुआ है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान तथा ईरान। आप जानते हो अफगानिस्तान तो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। और साथ ही साथ इसके जो बिल्कुल पश्चिम के अंदर बात करता हूँ तो एक समुद्र से घिरा हुआ है जिसका नाम क्या है भाई? कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर। ये तो तुर्कमेनिस्तान की एक लोकेशन है। बहुत से विद्यार्थी हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मानचित्र के अंदर विभिन्न देशों की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी हासिल कैसे करें या उनको कैसे याद करें। ध्यान से देखना, ये एक बेस्ट तरीका है कि मानचित्र के अंदर आप कैसे याद कर सकते हो। जैसे ही किसी देश का नाम आपके सामने आता है, देखो दुनिया के सारे देशों का नाम एक दिन तो आपके सामने आ नहीं जाएगा, एक दिन के अंदर 1 या 2 देश के नाम आपके सामने आएंगे। जैसे आज हमारे सामने आया तुर्कमेनिस्तान, तो आप ऐसे कीजिए, विश्व का मानचित्र उठाइए और विश्व के मानचित्र के अंदर तुर्कमेनिस्तान को देखिए कि तुर्कमेनिस्तान कहाँ है। तो आपको कम से कम एक देश तो याद हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान कहाँ है। जब आपको तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन याद हो गई तो कम से कम उसके जो बिल्कुल पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके बारे में आप देख लीजिए। कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है। यही आदत यदि आप डाल लेते हो और मान लो 1 साल के अंदर कम से कम 100 देश यदि आपकी नज़र के अंदर आते हैं तो 100 देश तो आपके पास फिट है ही कि ये 100 देश ये हैं। और उन 100 देशों के पड़ोसी देश जो हैं, चाहे आपको 1 याद रह जाए, 2 याद रह जाए, उनकी लोकेशन भी आपको फिट आपके दिमाग के अंदर फिक्स हो जाएगी। ये होता है पॉलिटिकल मैप को याद रखना। हम क्या करते हैं, एक ही दिन बैठ के सारे देश याद करना शुरू कर देते हैं, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ भारत, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ जापान, ये वो, लेकिन वो खिचड़ी बन जाती है, गुड़ गोबर हो जाता है और एक दिन के जो टाइम खराब करते हैं टाइम भी खराब हो जाता है, हमें कुछ याद भी नहीं रहता। तो ये बेस्ट तरीका होता है कि मानचित्र के अंदर देश की लोकेशन को हमें कैसे याद करना है। जैसे हमें साथ ही साथ यहाँ पता चल गया कैस्पियन सी जो है
वो बाउंड्री बनाता है किसके साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछती है कि निम्न में से कौन सा देश इस सागर के साथ बाउंड्री बनाता है या बाउंड्री नहीं बनाता है। तो देखिए कैस्पियन सी के साथ ईरान बाउंड्री बना रहा है, तुर्कमेनिस्तान बना रहा है, कजाकिस्तान बना रहा है। तो क्वेश्चन इस हिसाब से आ सकता है कि निम्न में से कौन सा देश जो इसके साथ बाउंड्री बनाता है या नहीं बनाता। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे। चलो हम वापस आते हैं उसी मुद्दे के ऊपर कि भारत तुर्कमेनिस्तान के संबंध क्या है। पहले हमने देख लिया कि इसकी लोकेशन क्या है। अब हम देखते हैं पास्ट के अंदर हमारे क्या रिलेशन रहे हैं। भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति 2012, भारत एक 2012 के अंदर एक नीति लेके आया था, कनेक्ट सेंट्रल एशिया। जो भी सेंट्रल एशिया के देश हैं उन सभी को एक साथ इकट्ठे करने की हम एक नीति लेके आए थे, जिसका नाम था कनेक्ट सेंट्रल एशिया। इस नीति का हमारा था कि सभी जितने भी देश हैं सेंट्रल एशिया के अंदर, उनके बीच में पारस्परिक संबंध जो है उनको मजबूत करना, जिसके माध्यम से व्यापार हो गया, सुरक्षा हो गया इत्यादि साझे काम किए जा सके, तथा साउथ एशिया का जो हमारे पास सेंट्रल एशिया है उसका विकास किया जा सके। नीति कब आई थी, 2012 की। तो कनेक्ट सेंट्रल एशिया की जो हमारी नीति थी 2012 की, इस क्षेत्र में गहरे पारस्परिक संबंधों की परिकल्पना की गई थी, जो ऊर्जा संबंधी नीति का एक महत्वपूर्ण घटक था। तो इसमें व्यापार की परिकल्पना की थी हमने, साथ ही साथ ऊर्जा की परिकल्पना की थी। इस नीति के अंदर अब तुर्कमेनिस्तान हमारा एक मुख्य सहयोगी पार्टनर कहा जा सकता है। दूसरा, भारत असगाबाद जो है ये यहाँ का तुर्कमेनिस्तान का एक राज्य है या शहर का कहा जा सकता है। तो भारत असबागात समझौते में शामिल है। असबागात में एक समझौता हुआ था, उस समझौते के अंदर इंडिया शामिल है। ये असबागात समझौता क्या था? असबागात समझौते में शामिल है जिसमें व्यापार और निवेश को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने हेतु मध्य एशिया को फारस की खाड़ी से जोड़ने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा पारगम्य गलियारा स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। तो असबागात समझौता क्या था? व्यापार तथा निवेश को आगे बढ़ाना है। व्यापार तथा निवेश को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो एक चीज चाहिए होती है, मेन चीज चाहिए होती है, वो होता है परिवहन का रास्ता। यदि हम मान लो यूरोप यदि हमने जाना है, सपोज करो यदि पूरी अफ्रीका को पार करके हमें यूरोप जाना पड़े, कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसकी बजाय हम स्वेज नहर को पार करके जाते हैं तो कितना आसान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा ये था कि जो मध्य एशिया के साथ हमारा कॉन्टैक्ट है वो फारस की खाड़ी के साथ यदि हमारा कॉन्टैक्ट हो जाए, फारस की खाड़ी से जोड़ते हुए हम सीधा मध्य एशिया पहुंच जाए, तो ये हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को बढ़ावा देगा, पारगम्यता को बढ़ावा देगा, तथा यदि ऐसा हो जाता है तो हमारे व्यापार को भी क्या मिलने वाला है, बढ़ावा मिलने वाला है। तो असबागात समझौता जो हुआ था उसके अंदर इंडिया एक मेन पार्टनर कहा जा सकता है। तीसरा, भारत में एक पाइपलाइन है, तापी पाइपलाइन। इसके बारे में आपने सुना होगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि अब जो तुर्कमेनिस्तान है वो इसके बारे में प्राकृतिक तेल या प्राकृतिक गैस के बारे में हमारे पास बहुत ही समृद्ध है, और हम वहां से क्या लेके आते हैं, तेल लेके आते हैं। तो हमने एक पाइपलाइन बिछाई हुई है, कहां से कहां तक? तापी 4 देश हैं, पहला तुर्कमेनिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान और चौथा भारत। तो तुर्कमेनिस्तान से होकर अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए भारत तक एक हमारे पास पाइपलाइन आएगी, जिसका नाम क्या रखा है हमने? तापी पाइपलाइन रखा है। तो भारत ने तापी पाइपलाइन शुरू की है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान के साथ इकोनॉमिक रिलेशन हमारे जो है और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। 2015 के अंदर हमने फ्रीडम इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस, ये हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, फ्रीडम इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस। इस इंस्टीट्यूट के तहत 2015 के अंदर हमने जो वहाँ का एक प्रमुख शहर है तुर्कमेनिस्तान का, अशगाबाद है, शायद ही वहाँ की राजधानी हो सकती है, उसके अंदर हिंदी पीठ की स्थापना की थी, और वहाँ हिंदी पीठ के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को हिंदी पढ़ाई जाती है। तो इवन तो तुर्कमेनिस्तान के अंदर हिंदी भी पढ़ाई जाती है। ये मैं सब बात कर रहा हूँ कि हमारे तुर्कमेनिस्तान के साथ रिलेशन किस तरह की है। और लास्ट में यदि बात करता हूँ तो भारत ITEC, इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। भारत तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत तुर्कमेनिस्तान के नागरिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो तुर्कमेनिस्तान के लोगों को ट्रेनिंग देने का काम भी भारत ITEC के तहत किया जा रहा है। तो ये सब हमारे रिलेशन रहे हैं तुर्कमेनिस्तान के साथ। आगे हम चर्चा करते हैं। तुर्कमेनिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर केवल 5 ही लोग स्थायी सदस्य हैं, उसके अलावा 10 लोग वहाँ पे अस्थायी मेंबर होते हैं। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर प्राप्त है, और भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि उसको भी स्थायी सदस्यता मिल जाए। और स्थायी सदस्यता को मिलने में तुर्कमेनिस्तान क्या दे रहा है, भी हमारा साथ कर रहा है। जब वोटिंग हुई है तुर्कमेनिस्तान ने हमारे फेवर के अंदर वोट दी है। तुर्कमेनिस्तान 40 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक की अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार
इसकी क्षमता कम है। तुर्कमेनिस्तान में विशेष रूप से सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तथा आर्थिक उपस्थिति बढ़ा सकता है। ये तो बताया जा रहा है कि अभी तक तुर्कमेनिस्तान के साथ यदि हम व्यापार की बात करते हैं तो उतने ज़्यादा हमारे पास नहीं है, लेकिन भविष्य के अंदर हमारे पास कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हम हमारे व्यापार को बढ़ा सकते हैं। और व्यापार कौन सा है? सूचना तथा संचार का जो क्षेत्र है वहाँ पर हम व्यापार को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा आयात तथा निर्यात का संतुलन बना रहे। क्योंकि आयात की यदि हम बात करते हैं, आयात तो वहाँ से हम तेल मंगा रहे हैं, आयात हम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जब एक्सपोर्ट करने की बात होती है तब हमारा एक्सपोर्ट कम है। तो यदि हम सूचना तथा संचार टेक्निक जो हमारे पास है, टेक्नोलॉजी है, इसका यदि उपयोग करने में कामयाब होते हैं और इसका उपयोग हम वहाँ करने में कामयाब होते हैं, अपनी सूचना प्रौद्योगिकी को तुर्कमेनिस्तान के साथ साझा करने में कामयाब होते हैं, तो हमारा व्यापारिक जो संतुलन है उसको संतुलन को बनाए रखने में हमें क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। संतुलन का मतलब क्या है? भी जितना इंपोर्ट किया जा रहा है उतना ही हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। तो उसे कहते हैं व्यापारिक संतुलन। हाल ही के अंदर भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। भारत का मध्य एशिया के साथ संबंध की जो तीसरी बैठक है वो नई दिल्ली के अंदर स्थापित की गई थी। यह बैठक जो है भारत की मध्य एशिया के जितने भी देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके बीच में एक मंत्री सदस्यीय संवाद है। आगे, तुर्कमेनिस्तान ने रणनीतिक रूप में मध्य एशिया में स्थित है तथा भारत को लगता है कि कनेक्टिविटी के संबंध में तुर्कमेनिस्तान के साथ साझेदारी भारत के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। डेफिनेटली मध्य एशिया की यदि हम बात करते हैं, सेंट्रल एशिया की यदि हम बात करते हैं, तो तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया के अंदर स्थित है। और तुर्कमेनिस्तान यदि हमारा अच्छा पार्टनर बन जाता है, अच्छा सहयोगी देश बन जाता है, तो ये कनेक्टिविटी के लिए भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और तुर्कमेनिस्तान के पास प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है, इसीलिए हमने कौन सी पाइपलाइन डाली है? अभी तापी पाइपलाइन डाली है। तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इन 2 स्लाइड के अंदर ये मैंने पॉइंट बताए हैं कि अब तक हमारे तुर्कमेनिस्तान के साथ किस तरह के रिलेशन हैं। ये मैं हर देश के आपको नहीं बताऊंगा, जो आपके आईआर का सब्जेक्ट जो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे वो आपका हर देश के साथ पढ़ाएंगे। मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान तथा पाकिस्तान भारत के रिश्ते बताए हैं कि हर देश के जो भी हम देश करने वाले हैं उनके करंट रिलेशन हमारे पास क्या है, उसको तो हम हमारी इस करंट की क्लास में करने वाले हैं, लेकिन उनके पास्ट के अंदर हमारे साथ रिलेशन कैसे रहे हैं, क्योंकि मैंने जो बातें बताई है सारी पास्ट के अंदर हमने क्या क्या बातें ये सब बताई है, या फ्यूचर में हमारे पास क्या संभावना है उसके बारे में बताई है। वो आप कहाँ से पढ़ोगे भाई? अपनी जो आईआर का सब्जेक्ट है वहां से पढ़ोगे। यदि ये सारी बातें मैं हर देश की आपके साथ करने लग जाऊंगा तो अपनी 1 घंटे की क्लास के अंदर 2 या 3 देश के साथ रिलेशन हम कर पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि 1 महीने के अंदर जितने भी देशों के साथ हमारी इंटरनेशनल रिलेशन रहे हैं, हर एक देश का छोटी भी घटना मैं आपको बताऊं, ताकि एग्जाम के अंदर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपकी नजर से छूट नहीं जाए। अब जो हमारे पास द्विपक्षीय बैठक हुई थी, इस द्विपक्षीय बैठक की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, क्या क्या हमारे पास इस द्विपक्षीय बैठक के अंदर हुआ था? पहला, द्विपक्षीय बैठक में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को लेकर जो असगाबाद समझौता किया गया था उसके ऊपर प्रकाश डाला गया। हमने अभी देखा असगाबाद समझौता क्या था? मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फारस की खाड़ी का उपयोग किया जाना, तो इस समझौते के ऊपर प्रकाश डाला गया था, इस समझौते पर चर्चा की गई थी। दूसरा, ईरान में भारत के द्वारा निर्मित चाबहार बंदरगाह। आपको पता है कि ईरान के अंदर भारत ने चाबहार बंदरगाह बनाया हुआ है, ये ईरान है, और हमने यहाँ पर ये मानचित्र के अंदर नहीं आ रहा, ये ईरान के बाहर जो हमारे पास एरिया है वहां पर हमने चाबहार बंदरगाह बनाया है। इस बंदरगाह का उपयोग हम करने वाले हैं, इंडिया वाले लोग करने वाले हैं, इंडिया ने बनाया है। तो चाबहार बंदरगाह यदि हम तुर्कमेनिस्तान पहुंचते हैं, कैसे इधर से हम सीधे तुर्कमेनिस्तान पहुंचते हैं, तो चाबहार बंदरगाह हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तुर्कमेनिस्तान में व्यापार करने के लिए हमारे लिए क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यही कहा है कि ईरान में जो भारत के द्वारा निर्मित किया गया चाबहार बंदरगाह, इसका उपयोग भारत तथा मध्य एशिया के बीच व्यापार में सुधार करने के लिए लाया जा सकता है। ये हमारे बातचीत का दूसरा महत्वपूर्ण विषय था। तीसरा महत्वपूर्ण विषय क्या था? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तापी जो योजना है, तापी पाइपलाइन पर चर्चा करते हुए भारत ने सुझाव दिया कि टेक्नोलॉजी तथा विशेषज्ञ स्तर की बैठकों में पाइपलाइन की सुरक्षा एवं प्रमुख व्यावसायिक सिद्धांतों से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है कि तापी की सुरक्षा किस तरह से की जाती है, इसकी सुरक्षा किस तरह से की जाए, तथा इसके बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सुझाव लेना हो तथा कोई स्पेशलाइजेशन के बारे में हमें सुझाव लेना हो तो उसके बारे में सुझाव लेना चाहिए। सुरक्षा प्रमुख से हमें सुझाव लेना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की गई। आगे, भारत ने डिजिटलीकरण की दिशा के अंदर अपने अभियान में तुर्कमेनिस्तान के साथ साझेदारी करने की इच्छा व्यक्त की। भारत ने कहा कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं और हम डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और हमारी इच्छा है कि हम आपके यहाँ पर भी डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए काम करें।
आगे एक दूसरे के क्षेत्र में नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम साझा करने के लिए भी रेखांकित किया है। ये देखा गया है कि भारत के बहुत से लोग तुर्कमेनिस्तान के अंदर रहते हैं तथा तुर्कमेनिस्तान के जो कल्चर वगैरह है वो भी इंडिया के अंदर पाया जाता है। तो लगभग काफी समानता है हमारे कल्चर के अंदर। इसी समानता को बनाए रखने के लिए यहाँ तक हमने देखा हुआ तो हिंदी पीठ भी शुरुआत कर दी गई तुर्कमेनिस्तान के अंदर। तो इसी सांस्कृतिक समानता को बनाए रखने के लिए, इसका आदर करने के लिए कहा गया है, हमारे समझौता किया गया है कि हम एक दूसरे देश के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको टाइम टू टाइम हर देश के अंदर क्या है अपने देशों के अंदर आयोजित करवाते रहेंगे, ताकि वहां से लोग जो हैं वो अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें। सुधारित तथा विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 27 सदस्यता के साथ साथ वर्ष 2021 से 22 की अवधि के लिए यूएनएससी में भारत अस्थायी सदस्य के रूप में तुर्कमेनिस्तान के समर्थन के द्वारा, देखो मैंने कहा कि हम 27 सदस्य तो नहीं हैं, लेकिन उसके 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। उस 10 अस्थायी सदस्यों के अंदर 2021-22 की अवधि के अंदर हम वहाँ के क्या बने, अभी 2 साल के लिए होता है जो अस्थायी सदस्य होता है, तो 21-22 के अंदर हम क्या है उसके अस्थायी सदस्य हैं। और जब अस्थायी सदस्यों का चुनाव हो रहा था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, तब तुर्कमेनिस्तान ने हमें क्या दिया था, वे समर्थन दिया था। तो हमने तुर्कमेनिस्तान न केवल हमें स्थायी सदस्य बनने के लिए समर्थन दे रहा है, बल्कि अस्थायी सदस्यों का चुनाव हुआ था तब भी समर्थन किया था। तो भारत के राष्ट्रपति ने उनका आभार व्यक्त किया, भाई आपने हमारा क्या किया था, समर्थन किया था। दोनों देश अफगानिस्तान से संबंधित मुद्दों पर एक व्यापक क्षेत्रीय सहमति साझा करना चाहते हैं, जिसमें एक समावेशी सरकार का गठन करना। देखो अफगानिस्तान में हाल ही के अंदर क्या भाई उथल पुथल मची हुई है, आपको पता है तालिबान का अफगानिस्तान पे अधिकार हो गया है। तो अफगानिस्तान हमारा भी पड़ोसी राष्ट्र है, उनका भी पड़ोसी राष्ट्र है, तो पड़ोसी राष्ट्र के अंदर शांति होनी चाहिए। तो अफगानिस्तान के अंदर हमने क्षेत्रीय सहमति साझा करने की बात कही है, जिसके अंदर हमने क्या कहा, पहला हमने कहा कि वहां पर एक समावेशी सरकार का गठन होना चाहिए। दूसरा, आतंकवाद का मुकाबला ढंग से किया जाना चाहिए। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को वहां पर केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। अफगानिस्तान के लोगों के लिए तत्काल मानवीय सहायता तथा संरक्षण प्रदान करना चाहिए। महिलाओं तथा बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय समूह को उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। हर हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर मानवाधिकारों को सुरक्षित किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए, और इन प्रयासों के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ की होनी चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया है दोनों ही देशों के द्वारा, भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के द्वारा। तो ये हमारी द्विपक्षीय वार्ता के कुछ एक महत्वपूर्ण मुद्दे थे, और साथ ही साथ हमने आगे क्या देखा था कि 4 हमारे पास समझौते किए गए थे और 2 हमारे पास जो पुराने समझौते थे उनके बारे में सहमति व्यक्त की गई थी। ये हमारा था पहला न्यूज भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच में द्विपक्षीय वार्ता। अब चलते हैं हम इकोनॉमी इंटरनेशनल रिलेशन की दूसरी न्यूज के बारे में। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग तथा व्यापार समझौता इंपोर्टेंट है भाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हाल ही के अंदर हुआ है आर्थिक सहयोग तथा व्यापार समझौता। चर्चा के अंदर क्यों है, हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता इंडो ऑस्ट्रेलिया ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं। कब हुआ था भाई, फरवरी 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की थी कि इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। फरवरी 2022 में घोषणा हुई थी और हाल ही के अंदर मई के अंदर या अप्रैल के लास्ट वीक के अंदर मैं कह सकता हूँ कि समझौते पे सिग्नेचर किए गए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया वार्ता औपचारिक रूप से सितंबर 2021 और फिर से शुरू की सितंबर 2021 में फिर से शुरू की गई, जो मार्च 2022 तक फर्स्ट ट्रैक के आधार पर संपन्न हुई थी। तो भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस समझौते को करने के लिए, आर्थिक सहयोग समझौते को करने के लिए मार्च से हमारे पास सितंबर 2021 में वार्ता शुरू की गई थी। यदि समझौते की बात करता हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता, इसकी चर्चाएं हमारे पास कोविड-19 से पहले की हैं। कोविड-19 जब आ गया था तो उस टाइम इसको थोड़ा सा ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया गया था। तो यही लिखा गया है कि कोविड-19 से पहले जो वार्ता हो रही थी वो वार्ता कोविड की वजह से रुक गई थी। उस वार्ता को फिर से फॉर्मल रूप से, औपचारिक रूप से शुरू किया गया था सितंबर 2021 के अंदर। और ये वार्ता कब तक चली थी, मार्च 2022 तक चली थी। और मार्च 2022 के अंदर फॉर्मल रूप से इस आर्थिक समझौते पे साइन करने की घोषणा कर दी गई थी। और अप्रैल के लास्ट के अंदर या मैं मई के स्टार्टिंग के अंदर कह सकता हूँ कि भारत तथा ऑस्ट्रेलिया ने इस समझौते पे साइन कर लिया था। ये आर्थिक समझौता है क्या, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है क्या? यह पहला मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? मुक्त व्यापार समझौते का मतलब मोटे तौर पे ये होता है कि यदि हमने किसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है तो अब वहां से आयात करने में तथा वहां पर किसी भी तरह का निर्यात करने में हमें टैक्स
नहीं देना पड़ेगा या टैक्स देना पड़ेगा तो कुछ एक चीज़ें ऐसी होगी जिन पे टैक्स देना पड़ेगा। लगभग 90% चीज़ें ऐसी हो जाती है जिन पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। और यदि हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा आयात और निर्यात के अंदर तो हमें सस्ता सामान मिलेगा तथा हमारा सामान भी वहाँ सस्ते दामों के ऊपर बिक सकता है, जिससे कि हमें फायदा होता है, दोनों ही देशों को फायदा होता है। तो मुक्त व्यापार समझौता ये होता है। तो आर्थिक सहयोग तथा व्यापार समझौता जो है ये पहली बात कुछ तरह का समझौता है भाई, ये मुक्त व्यापार समझौता है। और मुक्त व्यापार समझौता भारत ने लगभग 1 दशक से भी ज्यादा समय हो गया किसी देश के साथ नहीं किया है। 1 दशक के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत ने ये समझौता किया है। यदि विकासशील देशों की हम बात करते हैं, विकासशील देशों के साथ ऐसे समझौते हैं, लेकिन किसी विकसित देश की बात करें तो लगभग 1 दशक से भी ज्यादा का टाइम हो गया कि भारत ने किसी विकसित देश के साथ ऐसा समझौता नहीं किया था। विकासशील देश की हम बात करते हैं तो भारत ने फरवरी के अंदर संयुक्त अरब अमीरात के साथ ऐसा समझौता किया था और वर्तमान के अंदर इजराइल, कनाडा, यूके, यूरोपीय संघ के साथ भी एटीएफ पे कार्य किया जा रहा है। इनके साथ कार्य किया जा रहा है। हो सकता है नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर इजराइल, कनाडा, यूके तथा यूरोपीय संघ के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता कर लिया जाए। इस समझौते ने यदि हम इस समझौते की बात करते हैं तो इस समझौते में 2 मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक तथा वाणिज्यिक संबंधों के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। तो जो हमारे पास समझौता हुआ है उसमें आर्थिक क्षेत्र तथा वाणिज्यिक क्षेत्र हमारे पास जो है उसमें सहयोग करने की बातें कही गई है। तो इस समझौते में कौन कौन सी बातें शामिल की गई है? पहला, वस्तु व्यापार तथा उत्पत्ति के नियम। वस्तुओं का व्यापार हम करेंगे, साथ ही साथ हम प्रोडक्शन जो करते हैं उसके प्रोसेस हमारे पास क्या है उनको हम साझा करेंगे। आगे सेवाओं में व्यापार करेंगे। सेवाओं के व्यापार कैसे? जैसे इंजीनियर एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, डॉक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, नर्स को, टीचर्स को, जो भी पैसे के बदले पे सेवा उपलब्ध करवाते हैं तो सेवाओं का भी क्या करना है, भी ट्रांसफर करना है। आगे व्यापार की तकनीकी बाध्यताएं, जो भी व्यापार करने में हमारे पास टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उन टेक्निकल प्रॉब्लम को हमें दूर करना है। इस समझौते के माध्यम से हमारा ये रखा गया है। स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता के उपाय, स्वच्छता तथा जो पादपों की स्वच्छता है उनके बारे में भी हम क्या करने वाले हैं, समझौते के तहत काम करने पर विचार किया गया है। विवाद का निपटान तथा व्यक्तियों की आवाजाही, किसी भी तरह का विवाद यदि भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में है तो उसका निपटारा हमने करना है हमारी द्विपक्षीय वार्ता के तहत। तथा साथ ही साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा इंडिया के बीच व्यक्तियों की आवाजाही को आसान बनाना है, सुलभ बनाना है। दूरसंचार तथा सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, हमें दूरसंचार से संबंधित भी इसके अंदर बातें की हैं, हमने मुद्दों को रखा गया है। तथा साथ ही साथ सीमा शुल्क से संबंधित प्रक्रिया, मैंने कहा ना मुक्त व्यापार समझौते का मतलब यही होता है कि सीमा शुल्क के अंदर छूट दी जाए। जो हमारे पास एक्साइज ड्यूटी होती है इसमें काफी हद तक छूट दे दी जाती है। फार्माक्यूटिकल उत्पाद तथा अन्य क्षेत्रों के अंदर सहयोग, फार्माक्यूटिकल जो भी उत्पाद हमारे पास है, फार्मेसी से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित जो उत्पाद हैं उनके उत्पाद के अंदर तथा अन्य क्षेत्रों के अंदर सहयोग। तो ये हमारे पास मुख्य क्षेत्र हैं जो मैंने बताए हैं कि इस जो मुक्त व्यापार समझौता हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है उसमें हमने क्या क्या बातें करने का प्रावधान रखा है। ECTA दोनों देशों के बीच में व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा इसमें सुधार करने के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। ये तो आम बात है, ठीक है। समझौते के महत्व की यदि हम बात करते हैं, ये समझौता तो हमने कर लिया, लेकिन समझौते का लाभ हमें क्या होगा, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। समझौते के महत्व की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया को भारत के निर्यात के 96% तक शून्य शुल्क पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें इंजीनियरिंग सामान, रत्न, आभूषण, कपड़ा, परिधान, चमड़े इत्यादि प्रमुख शिपमेंट शामिल हैं। तो मैंने कहा ना कि हमें एक दूसरे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। भारत का जो निर्यात किया जाता है लगभग 96% निर्यात ऐसा होगा जिसपे 0 टैक्स देना पड़ेगा। और जिसमें हमने देखा इंजीनियरिंग सामान हम करते हैं, निर्यात करते हैं, रत्न, आभूषण, कपड़ा, परिधान, चमड़े के सामान निर्यात करते हैं, अब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं, ये तो थी हम यदि भारत से कहाँ बेचते हैं सामान, भारत से यदि हम ऑस्ट्रेलिया सामान बेचते हैं तो 96% हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, यदि कोई सामान ऑस्ट्रेलिया से भारत आता है, कहाँ से आता है, ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान इंडिया आता है तो 85% सामान ऐसा होगा जिसपे 0 टैक्स लगेगा। हमारा 96% सामान जो है टैक्स फ्री हो गया और उनका 85% सामान हमने क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। और वहां से हम क्या क्या आयात करते हैं भाई, वहां से आयात किया जाता है कोयला, भेड़ का मांस, भेड़ की ऊन, क्योंकि वहां पर अच्छी किस्म की भेड़ें पाई जाती है, कोयला वहां से मंगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाइन, बादाम, दाल तथा कुछ फलों को बहुत ही कम शुल्क को अध्यारोपित किया गया है या 0 शुल्क के माध्यम से हमें मिलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि फ्री ट्रेड समझौता हो गया, हमारे पास मुक्त व्यापार समझौता हो गया। लगभग 96% सामान उनका और 95% सामान हमारा क्या हो गया भाई,
टैक्स फ्री हो गया। एक सरकारी अनुमान ये कहता है कि यह वस्तुओं एवं सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को 5 वर्षों के अंदर लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर देगा और भारत में 10 लाख से अधिक रोजगार पैदा करेगा। तो अभी जो हमारा भारत तथा ऑस्ट्रेलिया का जो व्यापार है वो 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और ये अनुमान किया जा रहा है, सरकारी आंकड़े कहते हैं, सरकारी अनुमान है कि 5 साल के अंदर ये 45 से लेकर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने की संभावना है। ये इसका महत्व है। साथ ही साथ ये भारत के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा रोजगार का सृजन करने वाला है। समझौते के तहत STEM 4 हमारे पास टेक्निक्स है। S का मतलब है साइंस, T का टेक्नोलॉजी, E का इंजीनियरिंग एंड M का मैथमेटिक्स। इनसे संबंधित भारतीय स्नातकों के अध्ययन के बाद विस्तारित कार्य वीजा दिया जाएगा। यदि कोई भी भारतीय ऑस्ट्रेलिया के अंदर साइंस की डिग्री लेना चाहता है, टेक्नोलॉजी की डिग्री लेना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है या कोई मैथमेटिक्स की डिग्री लेना चाहता है, तो जो भी इंडियन ग्रेजुएट हैं उनको वहाँ पर काम करने के लिए या वहाँ की जो ग्रेजुएट है उनको यहाँ पर काम करने के लिए विस्तारित कार्य वीजा दिया जाएगा, वर्क जो वीजा होता है वो दिया जाएगा। ये हमारे पास इस समझौते की महत्व बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार संबंध कैसे हैं। पहले से व्यापार संबंध कैसे में केवल इनकी बात कर रहा हूँ, व्यापार संबंधों की बात कर रहा हूँ। भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में हमारे पास पूरे इंटरनेशनल रिलेशन कैसे उसकी बात नहीं कर रहा, कौन कौन से समझौते हमने कर रखे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल और केवल किसकी बात कर रहा हूँ, व्यापार संबंध हमारे पास कैसे हैं इनकी बात कर रहा हूँ। भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में बिल्कुल 100% इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे यदि आप अपनी तैयारी मुकम्मल करना चाहते हो। और वो कहाँ से पढ़ने पड़ेंगे, आपको IR की क्लासेज जो लग रही हैं हमारी वहाँ से पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार संबंध किस तरह के हैं उसके बारे में चर्चा कर सकता हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बने हुए हैं, डेफिनेटली बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है भारत का 17वां सबसे बड़ा तथा भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यदि भारत की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है भारत के 17वें नंबर पे आता है व्यापारिक साझेदार के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत कौन से नंबर पे आता है भाई, 9वें नंबर पे साझेदार बना हुआ है। तो ये अच्छा खासा हमारे पास दोनों के बीच में व्यापारिक साझा होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं वस्तु तथा सेवाओं दोनों के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो द्विपक्षीय व्यापार था 27.5 बिलियन था, हमने अभी चर्चा की थी। और अनुमान क्या कहता है ये कितना हो जाएगा भाई, 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा 5 साल के अंदर अंदर। 2019 तथा 2021 के बीच की हम बात यदि करते हैं तो 2019 से 2021 कितने साल हुए, 2 साल हो गए। इन 2 साल के अंदर भारत को ऑस्ट्रेलिया का वस्तु निर्यात 135% बढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया को भारत का वस्तु निर्यात, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कितना सामान भेजा है उसके अंदर 135% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। लगभग 1.5 गुना सामान हमने ज्यादा भेजा है। और भारत के निर्यात की यदि हम बात करते हैं तो भारत का निर्यात 2021 के अंदर कितना था भाई, 6.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत के निर्यात की बात कर रहा हूं। ये 27.5 हमारे पास कुल हमारा क्या है व्यापार होता है, जिसमें भारत के निर्यात किया कितने किया था, भारत ने 6.9 अमेरिकी डॉलर और बाकी जो बच गया हमारे पास 15.1 अमेरिकी डॉलर बच गया। ये हमने क्या किया था, वहां से आयात किया था। भारत ऑस्ट्रेलिया, ध्यान से देखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है भाई, भारत ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के साथ त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में शामिल है। ये हमारे पास त्रिपक्षीय सप्लाई चेन है जो प्रशांत महासागर के अंदर आपूर्ति को बढ़ाने का काम करती है, जिसका नाम है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इसके अंदर भी शामिल है भारत। कौन कौन अभी इसमें, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। 3 लोग हैं, त्रिपक्षीय है ना, 3 लोग हैं। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, क्वेश्चन आ जाते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के अंदर भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरा देश कौन सा है, तो कौन सा है अभी, जापान है। और इसका मकसद क्या है, जो भारत तथा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है उसमें श्रृंखला के चिन्हों में जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें लचीलापन लाना, इसका हमारे पास प्रयास था। और अगला पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों ही हमारे पास 2 और देश कौन कौन मिला हमारे साथ, अमेरिका तथा जापान मिला। ये 4 देश मिल गई, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। इन चारों देशों ने एक समूह बनाया था जिसका नाम क्या था, क्वाड समूह। क्वाड ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका तथा जापान चारों मिलकर के अभी क्वाड समूह कितने सदस्य हैं, ताकि सहयोग को बढ़ाया जा सके तथा साझा चिंताओं के कई मुद्दों पर साझेदारी विकसित की जा सके।
तो हमने देखा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार संबंध कैसे हैं। इसमें हमने देखा भारत कौन से नंबर पे आता है, ऑस्ट्रेलिया कौन से नंबर पे आता है, भारत का आयात कितना होता है, भारत का निर्यात कितना होता है कि 21 से लेकिन इसके बीच में कितना हमारा व्यापार बढ़ा। और साथ ही साथ हमने देखा कि हम इन दोनों देशों के साथ तीसरे देश के साथ भी यदि ग्रुपिंग की तो कौन कौन सी है। पहली हमारे पास ग्रुपिंग थी भारत ऑस्ट्रेलिया तथा चाइना, भारत ऑस्ट्रेलिया तथा जापान की, जिसकी कहा गया है स्प्लाइस चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। अगली ग्रुपिंग हमारे पास है भारत ऑस्ट्रेलिया अमेरिका तथा जापान, 4 देश मिल गए, जिसे कहा गया है क्वेड। और इन सभी का मकसद हमारे पास क्या है, जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हमारे पास है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अंदर व्यापार को बढ़ावा देना, ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, उसके अंदर लचीलापन लाना, यही हमारे पास उद्देश्य रखा गया है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया समझौते के बाद अब हम आगे चलते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। फिर मैंने कहा कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पद, जो हमारे पास संवैधानिक पद है वो इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही के अंदर नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भारत की यात्रा की थी और भारत का दौरा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम जान लेते हैं क्या क्या बातें हुई है। चर्चा का विषय, हाल ही के अंदर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने भारत का दौरा किया और भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक शिखर वार्ता की। शिखर वार्ता का मतलब होता है कि दो एक जैसे रैंक के व्यक्ति यदि आपस में बैठते हैं और चर्चा करते हैं उसे शिखर वार्ता कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर से चर्चा है उसे क्या हम बोलेंगे, भाई शिखर बैठक हुई है। तो हाल ही के अंदर वहां के प्राइम मिनिस्टर आए थे, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने किससे चर्चा की, भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ चर्चा की है। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाकाली नदी आप जानते हो नेपाल के अंदर है, महाकाली नदी पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाले एक पुल का निर्माण करने तथा उत्तराखंड के अंदर धारचूला को नेपाल के धारचूला से जोड़ने की योजना को मंजूरी प्रदान की थी। तो इस दौरे से पहले हमारे पास 2 काम किए गए थे। पहला काम क्या किया था, जो महाकाली नदी है, महाकाली नदी के ऊपर एक पुल बनाया जाएगा। किस लिए पुल बनाया जाएगा, क्योंकि भारत तथा नेपाल को आपस में जोड़ा जा सके दोनों को। और दूसरा एक स्थान है धारचूला, जो धारचूला नाम का स्थान है वो दोनों जगह पे है, इंडिया के अंदर भी है और नेपाल के अंदर भी है। इंडिया के अंदर ये नेपाल है उत्तराखंड के अंदर तथा नेपाल के अंदर ये धारचूला क्षेत्र है, उन दोनों को जोड़ने की भी योजना बनाई जा रही है। तो ये हमारे पास केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है, लेकिन ये फ्यूचर के प्लान है, कब होंगे पता नहीं। अब जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने भारत की यात्रा की है, उस यात्रा की प्रमुख विशेषताएं हमारे पास क्या क्या है। पहली बात है कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हमने काम किया है। बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था से जोड़ने वाली 35 किलोमीटर लंबी सीमा पार रेलवे लाइन का शुभारंभ किया गया। सबसे पहला किया गया एक रेलवे लाइन का शुभारंभ, कहां से कहां तक, बिहार का एक शहर है जयनगर, वहां से लेकर नेपाल का एक शहर है हमारे पास, इसका नाम क्या है, कुर्था। इन दोनों को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया है। कितने किलोमीटर लंबी है, अभी 35 किलोमीटर लंबी है। दूसरा यह है दोनों पक्षों के बीच में पहला ब्रॉड गेज यात्री लिंक है। ब्रॉड गेज का मतलब होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर से, जिसकी जो 2 पटरियां हैं, 2 पटरियों के बीच चौड़ाई 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर के लगभग होती है। 120 सेंटीमीटर जिसे हम कहा जा सकते हैं, इतनी चौड़ाई होती है। नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज के बारे में आपने सुना होगा। तो भारत तथा नेपाल के बीच ये पहला ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी है। ब्रॉड गेज पहली क्यों है भाई, रेलें तो हमारे पास बहुत चलती है। पहाड़ी इलाकों के अंदर आप जानते हो कि ब्रॉड गेज लाइन नहीं बनाई जाती है, पहाड़ी इलाकों के अंदर संकरी लाइनें बनाई जाती है, या तो नैरो गेज बनाई जाती है या मीटर गेज बनाई जाती है। लेकिन ये जो हमारे पास है बिहार से लेके नेपाल तक बनाई गई है, ये 35 किलोमीटर की ब्रॉड गेज लाइन है, पहली ब्रॉड गेज लाइन है। और इसका जो अनुदान था, जितना खर्चा इसके अंदर हुआ, कितना हुआ, 548 करोड़ रुपए, लगभग 550 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। और ये पूरे का पूरा भारत के द्वारा ही दिया गया, हमने नेपाल से कुछ भी नहीं लिया था। आगे हम बात करते हैं, ये तो पहला था इस समझौते जो यात्रा के तहत कनेक्टिविटी की, हमारे पास कनेक्टिविटी के संबंध में हमने एक रेलवे लाइन जोड़ी है। दूसरा सोलू कॉरिडोर हमारे पास इंपॉर्टेंट है भाई, ये बिजली सप्लाई के लिए कॉरिडोर बनाया गया है। सोलू कॉरिडोर भारत के द्वारा 200 करोड़ रुपए की भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत निर्मित सोलू कॉरिडोर, जो कि 90 किलोमीटर लंबी 132 किलोवाट विद्युत परियोजना लाइन है, को नेपाल को सौंप दिया गया है। 90 किलोमीटर लंबी है लाइन, 132 किलोवाट की लाइन है, पूरे की पूरी रूप से भारत के द्वारा इसको क्रेडिट किया गया है। भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट जिसे कहा जाता है स्कीम है, इसके तहत क्रेडिट किया गया है। और कितने रुपए लगे हैं, 200 करोड़ रुपए लगे हैं। 90 किलोमीटर कहां से कहां तक होगी और ये क्या करेगी, ये लाइन जो है पूर्वोत्तर में नेपाल के दूर दराज के जिलों के अंदर जाएगी भाई, और राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जुड़ के क्या करेगी, वहां पर पूर्वोत्तर नेपाल के अंदर बिजली सप्लाई का काम करेगी।
रुपे कार्ड आप जानते हो, यूपीआई जो हमारे पास आईडी है उसके अंदर एक ये हमारे पास डिजिटल ट्रांसफर का एक स्कीम, डिजिटल ट्रांसफर का प्लेटफॉर्म है जिसे रुपे कार्ड कहा जाता है, इंडियन रुपे कार्ड इसको हम कहते हैं। तो हाल ही के अंदर नेपाल के अंदर भारत का रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। तो नेपाल के अंदर रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है जिससे वहाँ पे जो भी पर्यटक हैं पर्यटकों को सहायता मिलेगी। अभी क्या होता है, नेपाल के अंदर जाते हैं तो हमें वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करवाने पड़ते हैं हमारे रुपयों को, लेकिन अब यदि रुपे कार्ड को वो कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया, तो रुपे कार्ड के द्वारा सीधा ट्रांजेक्शन कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस कदम से दोनों देशों के बीच में पर्यटकों के बढ़ने की उम्मीद है, डेफिनेटली पर्यटक बढ़ेगा। और आगे क्या है भाई, रुपे कार्ड जो है नेपाल के अंदर तो लॉन्च किया गया है। इससे पहले की यदि हम बात करते हैं तो भूटान के अंदर, सिंगापुर तथा यूएई, भूटान, सिंगापुर तथा यूएई के अंदर पहले से ही रुपे कार्ड लॉन्च किया जा चुका था और इसके बाद नेपाल अब ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके अंदर रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है और ये यूपीआई के ही एक माध्यम है। तो आपको याद रखना चाहिए, कल की क्लास के अंदर हमने यूपीआई के बारे में जाना था। तो रुपे कार्ड का 4 देशों के अंदर, भारत के बाहर भी संचालन होता है, भूटान, सिंगापुर, यूएई तथा अब चौथा देश कौन सा बन गया भाई, नेपाल बन गया है। अब हम बात करते हैं समझौते ज्ञापन पे हमने हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत के साथ नेपाल ने 4 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। 4 समझौते कौन कौन से हैं? पहला समझौता, भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य बनने के लिए भारत ने अपने नेतृत्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने के लिए एक इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है भारत ने। उसके अंदर 104 देश पहले से ही शामिल है। नेपाल उसका 105वां देश बनना चाहता है और नेपाल ने इसलिए भारत के साथ समझौता किया है कि मैं उसका 105वां देश बनना चाहता हूँ, आप मेरा उस संगठन का देश बनने में मुझे सहायता कीजिए। दूसरा समझौता क्या है? रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है कि जो भी रेलवे क्षेत्र है उसके अंदर हमने क्या करना है भाई, टेक्नोलॉजिकल जो हमारे पास सहयोग होगा उसको हम क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। आगे हमने क्या किया है, 5 वर्ष के लिए पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति और तकनीकी विशेषज्ञताओं को साझा करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच में समझौते किए गए हैं। 2 समझौते किए गए हैं। पहला तो पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए, दूसरा जो टेक्निकल जो स्पेशलिटी होती है उनको एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए समझौता किया गया है। किस के बीच में? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का किया गया है, किसके साथ? नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ। तो 4 हमारे पास भारत तथा नेपाल के बीच में समझौते हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की इस यात्रा के दौरान। और लास्ट में हम बात करते हैं सीमा का मुद्दा, ये हमारे पास चर्चा का विषय है। हाल ही के अंदर हमने देखा था कि जो नेपाल की जो पार्लियामेंट थी, नेपाल की पार्लियामेंट ने अपने संविधान में संशोधन किया था तथा भारत के कुछ एक एरिया को, जैसे कालापानी, उत्तराखंड का कालापानी एरिया था, लिपियाधुरा एरिया था, लिपुल एक एरिया था, इन एरिया को अपने नक्शे के अंदर दिखाया था और नेपाल ने कहा था कि हमारा नक्शा है। इस वजह से क्या है भी, भारत तथा नेपाल के बीच में सीमा विवाद बढ़ गया था। इसी सीमा विवाद की हम बात कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद को सुलझाने हेतु कदम उठाने का आग्रह किया गया है। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो भी इंडिया के अंदर है, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हमारे बीच में सीमा विवाद है, उसे हमें सुलझा लेना चाहिए। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों देशों को बातचीत के माध्यम से सीमा विवादों को हल करना चाहिए, ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली भाई, सीमा संबंधी विवाद है, वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों का राजनीतिकरण कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे पहले की यदि हम बात करते हैं तो भारत ने वर्ष 2020 के अंदर नेपाल के द्वारा कालापानी क्षेत्र को अपने हिस्से में दिखाए जाने के नेपाली संशोधन को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। भारत ने सीधा कह दिया था 2010 के अंदर कि नेपाल की संसद ने जो भी संशोधन किया है हम उसको पूर्ण रूपेण से खारिज करते हैं। कालापानी हमारा हिस्सा था, हमारा हिस्सा है और हमारा हिस्सा रहेगा। हिस्सा कब बना था, मुद्दा कब था? मुद्दा नवंबर 2019 में उठा जब नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था जो कि उत्तराखंड के कालापानी को, लिम्पियाधुरा को तथा लिपुलेख को नेपाल के नक्शे के प्रमुख हिस्से के रूप में प्रस्तुत करता था। यह नक्शा जो था सुस्ता, पश्चिमी चंपारण जिला बिहार को भी नेपाल का क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था और इन सभी जो ये दिखाया गया था इसको हमने खारिज कर दिया था 2010 के अंदर भारतीय संसद के अंदर। तो ये हमारे पास थे भारत तथा नेपाल के संबंध। भारत तथा नेपाल के संबंधों के प्रमुख बिंदु यदि मैं आपको बताऊं कि कुछ बिंदु जो हमने भारत के साथ नेपाल के साथ संबंध पीछे बिताए हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी यदि देता हूं तो नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, क्योंकि सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंधों के कारण
अपनी विदेश नीति के अंदर महत्वपूर्ण सुधार रखते हुए भारत के नेपाल के साथ तो हमारे ऐसे रिश्ते हैं कि बिना वीजा के हम आते जाते हैं। बिहार के जो लोग हैं नेपाल चले जाते हैं, नेपाल के लोग बिहार आ जाते हैं, घूमने के लिए वहाँ चले जाते हैं, भी सुबह शाम घूमने के लिए नेपाल चले जाते हैं। बाउंड्री के ऊपर कोई नहीं है, एक छोटी सी चेक पोस्ट है, उसके बाद कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो नेपाल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। हम देखते हैं कि हर घर के अंदर हमारे यहाँ पर हर गाँव के अंदर नेपाल से आए हुए लोग मिल जाएंगे, जो वेटर का काम करते हैं, बहुत से काम करते हुए लोग मिल जाएंगे। यहाँ के गए हुए अच्छे व्यापारी आपको नेपाल के अंदर व्यापार करते हुए मिल जाएंगे। तो नेपाल के साथ हमारे भौगोलिक संबंध रहे हैं, ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, आर्थिक संबंध रहे हैं, हर तरह के संबंध हमारे पास है। इसलिए नेपाल हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत व नेपाल दोनों ही देशों के अंदर हिंदू व बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग हैं। दोनों ही देशों के अंदर नेपाल को तो 100% हिंदू देश ही माना जाता है। हिंदू या तो हिंदू है वहाँ पर, या बौद्ध है, तीसरा कोई धर्म ही नहीं है। दोनों देशों के साथ एक ही धर्म वाले लोग हैं। और यहाँ तक कि आपको पता होगा कि हाल ही के अंदर में रामायण सर्किट योजना की शुरुआत की थी, जो दोनों देशों की सांस्कृतिक तथा धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। रामायण के बहुत से पात्र हमारे पास ऐसे हैं जो नेपाल के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि नेपाल के जो हमारे पास मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने तो ये तक दावा कर दिया था कि जो सीता जी का जन्म स्थान था, जनकपुरी था, वो नेपाल के अंदर है। और सीता जी रामचंद्र जी बारात लेके वहां गए थे। तो ये ऐसे दावे उन्होंने किए थे। उन्होंने कहा था कि नेपाल रामायण से संबंधित बहुत से मामले जो हैं, बहुत से दर्शनीय स्थल हमारे नेपाल के अंदर है रामायण से संबंधित। तो उन स्थलों को मिला के रामायण सर्किट योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत भारत के सांस्कृतिक तथा धार्मिक संबंध जो है भारत तथा नेपाल के आपस में मजबूत हुए होंगे। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ साथ विवाह तथा पारस्परिक संबंधों को मजबूत करने की भी नींव है। इसी कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता। डेफिनेटली हम नेपाल की बहुत सी लड़कियों की शादी यहाँ हुई है और इंडियन लड़कियों की शादी भी नेपाल के अंदर हुई होगी। इसे कहा जाता है रोटी बेटी का रिश्ता। इंडिया तथा नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता भी है। वर्ष 1950 के अंदर भारत नेपाल शांति तथा मित्रता संधि, नेहरू जी ने नेपाल के साथ संधि की थी। भारत नेपाल शांति तथा मित्रता संधि दोनों देशों के बीच में मौजूद संबंधों के आधार है। तो हमारे पास नेपाल के साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को बढ़ाने की शुरुआत 1950 के अंदर नेहरू के टाइम में ही कर दी थी। नेपाल से उद्गम होने वाली नदियां भारत के पारिस्थितिकी तंत्र को तथा भारत के जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता को प्रतिबोधित करती है, पोषित करती है। नेपाल से जो नदियां इंडिया के अंदर आती है, उस पर बांध बनाए हुए हैं हमने, वहां से हम जल विद्युत प्राप्त करते हैं। और भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। भाई देखो इतना ज्यादा यहाँ पर वो है यार, एक व्यक्ति दूसरे देश के अंदर घूमने के लिए जा सकता है। तो यदि इतना आसान आना जाना है तो व्यापार भी आसान होगा। तो ये सब कुछ रिलेशन मैंने आपको बताए हैं जो नेपाल के साथ हमारे रहे हैं। भाई नेपाल के साथ हमारे रिश्ते शुरू से ही अच्छे रहे हैं। बस खटास केवल इस टाइम आई थी जब नेपाल अपने काला पानी क्षेत्र को अपने नेपाल का हिस्सा बता रहा था और इसी सीमा विवाद को भारत ने हाथों हाथ खारिज कर दिया था। भारत नहीं मानता है कि हमारे बीच में किसी तरह का सीमा विवाद है, लेकिन नेपाल अभी भी मानता है कि हमारे बीच में सीमा विवाद है। अगली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। केंद्रीय तिब्बती राहत समिति। आप जानते हो कि तिब्बत के अंदर दलाई लामा नाम के धर्म गुरु हैं तथा उनकी सरकार हुआ करती थी। लगभग 1950 से 1955 तक मानो तो वहां पर ठीक ठाक था। चीन अपना काम किया करता था, तिब्बती अपना काम किया करते थे। लेकिन 1950 के बाद जैसे ही चीन की सरकारें चेंज होती है या समाजवादी सरकारें बनती है, कम्युनिस्ट सरकारें बनती है, वो तिब्बत को अपना देश अपना हिस्सा बताना शुरू कर देती है और धीरे धीरे तिब्बत पर अधिकार करना शुरू कर देती है। और उसी की वजह से वहां से बौद्ध भिक्षुओं को वहां से पलायन करना पड़ता है। साथ ही साथ दलाई लामा को भी चीन छोड़कर या तिब्बत छोड़कर इंडिया के अंदर शरण लेनी पड़ती है। और उन्हीं की बाद में एक समिति बनाई जाती है दलाई लामा के द्वारा, केंद्रीय तिब्बत राहत समिति जिसे कहा जाता है। उसी समिति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के अंदर क्यों है केंद्रीय तिब्बत राहत समिति, चर्चा में क्यों है? चर्चा में रहने का रीजन ये है, केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति दलाई लामा के द्वारा बनाई गई है। दलाई लामा जो बौद्ध धर्म के धार्मिक गुरु है, हम केवल उनको धार्मिक नेता मानते हैं, हम राजनीतिक नेता इनको नहीं मानते हैं। केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्र तिब्बतीय राहत समिति, जिसको CECTRC सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी भी कहा जाता है, को 40 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान करने की योजना का विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-2026 तक के 5 वर्षों के लिए किया है। हम जो केंद्रीय तिब्बती राहत समिति है इसको सहायता प्रदान करते हैं और हमने पहले 40 करोड़ रुपए उनको प्रदान किए थे। और जो 40 करोड़ रुपए की स्कीम जो थी हमारे 5 साल के लिए थी, हर साल हम उनको 8 करोड़ रुपए प्रदान किया करते थे। और ये 8 करोड़ जो हमारी स्कीम थी 2020 के अंदर क्या हो गई थी, 2021 में क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो 2021 के बाद रुपए देने कर दिए। तो हमने अब फिर से 2022 से लेकर 2025 तक हर साल 8-8 करोड़ रुपए देने फिर से प्रस्तावित किए हैं। मतलब हम अगले 5 साल के अंदर या 2025-2026 तक का जो वर्ष है उस वर्ष तक हम 40 करोड़ रुपए उनको फिर से देने वाले हैं। इसीलिए हमारे पास केंद्रीय तिब्बतीय राहत समिति की भी चर्चा का विषय बनी हुई है। यह योजना
केंद्रीय तिब्बती राज्य समिति है क्या, इस योजना के तहत क्या किया जाता है? यह योजना भारत की 12 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर, भारत की 12 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर फैली हुई तिब्बतीय बस्तियों में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों के लिए प्रशासनिक खर्चा तथा सामाजिक कल्याण के खर्चों को पूरा करने के लिए CTRC को 8 करोड़ रुपए देने के वार्षिक अनुदान का प्रदान करते हैं। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। भारत की 12 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं हमारे पास जहां पर तिब्बती लोग भारत के अंदर निवास करते हैं, और इन्हीं तिब्बती लोग जो निवास करते हैं उनका सामाजिक कल्याण के लिए, उनके प्रशासन के लिए जो खर्चा किया जाता है, उस खर्चे के लिए भारत सरकार के द्वारा दान के रूप में केंद्रीय तिब्बती राज्य समिति को हर साल कितने रुपए दिए जाते हैं भाई? 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और ये कब तक दिए जाएंगे? 2025-2026 तक दिए जाएंगे, और कुल मिला के 5 सालों के अंदर 40 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय तिब्बती राज्य समिति क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करें तो इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था भाई? 2015 में शुरू किया गया था। समिति का मुख्य उद्देश्य निजी स्वैच्छिक एजेंसियों तिब्बत शरणार्थियों की पुनर्वास तथा उन्हें बसाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय स्थापित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत के अंदर जो तिब्बती रहते हैं उनको बसाने के लिए भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना है, या जो भी हमारे पास निजी हमारे पास एजेंसियां हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करके उनको बसाने का हमें प्रयास करना चाहिए। इस समिति में भारत, नेपाल और भूटान में स्थित 53 तिब्बती बस्तियों के सदस्य शामिल हैं। तो ये जो समिति हमारे पास है इसमें न केवल भारत के लोग शामिल हैं बल्कि भारत, नेपाल तथा भूटान तीनों ही देशों के जो तिब्बती बस्तियां हैं, कितनी तिब्बती बस्तियां भाई? 53 तिब्बती बस्तियों के सदस्य जो है इस समिति के अंदर शामिल हैं। यह तिब्बत की सांस्कृतिक तथा धार्मिक विरासत को संरक्षित करने तथा निर्वासित तिब्बती लोगों को स्थायी लोकतांत्रिक समुदायों का निर्माण करने तथा उनके सतत रखरखाव को समर्पित है। यह सरकारों, विशेष रूप से भारत, नेपाल तथा भूटान, क्योंकि 3 देशों की बात की जा रही है ना, तो तीनों देशों की सरकारों से सहयोग लेती है। यह सरकारों, विशेष रूप से भारत, नेपाल तथा भूटान के परोपकारी संगठनों तथा व्यक्तियों की उदार अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर करती है। इनका खुद का इकोनॉमिकल सोर्स तो नहीं है, लेकिन ये कि इनको अनुदान मिलता है और इसी के ऊपर ये काम करती है। सभी CTRC गतिविधियां निदेशक मंडल की सहमति और समर्थन तथा निर्वासन में तिब्बती संसद की अनुमोदन के साथ की जाती है। तो इनका प्रशासन जो है, प्रशासन करने के लिए हमारे पास पहला तो हमारे पास निदेशक मंडल है, दूसरा हमारे पास क्या है? TPIE, पूरा नाम इसका क्या है? निर्वासन में तिब्बती संसद। इन दोनों के अनुमोदन के द्वारा इन जो हमारे पास बस्तियां हैं इनका संचालन किया जाता है। यदि हम बात करते हैं जो संसद, तिब्बती संसद की बात करें, तिब्बती संसद का मुख्यालय जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की धर्मशाला नामक स्थान के ऊपर है, जिसे भारत में 1 लाख से ज्यादा तिब्बती बसे हुए हैं। जो भारत के जो तिब्बती संसद है उसका मुख्यालय भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के जो कांगड़ा जिला है, कांगड़ा जिले के धर्मशाला नामक एक स्थान है वहां पर है। और इस संसद के अनुसार अनुमान है कि भारत के अंदर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा तिब्बती बसे हुए हैं, और उनकी पुनर्वास के लिए भारत सरकार के द्वारा हर साल कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे भाई? 8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। भारत की तिब्बत नीति की यदि हम चर्चा करते हैं, भारत ने तिब्बत के साथ क्या नीति अपनाई है या भारत तिब्बत को किस तरीके से आंकता है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि चीन तिब्बत को अपना खुद का एक हिस्सा मानता है कि सबसे मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन तिब्बत जो है खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में या सार्वभौमिक राष्ट्र के रूप में घोषित करता है। तो भारत की तिब्बत के साथ क्या नीति है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत वर्षों से ही तिब्बत का एक अच्छा पड़ोसी रहा है, क्योंकि हम तिब्बत को एक नया देश मानते हैं, इसलिए हम तिब्बत को पड़ोसी मानते हैं। या यहाँ तक कि आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम में हमारे यहाँ तिब्बती मार्केट लगती है। तिब्बती मार्केट में तिब्बती शॉल मिलते हैं, गर्म कपड़े मिलते हैं सारे के सारे। जो गर्म कपड़े मिलते हैं, या कभी आपको तिब्बत मार्केट जाना पड़े तो वहाँ जाके आप देखना कि वहाँ पर छोटे छोटे पोस्टर लगाए जाते हैं, उसमें लिखा जाता है कि तिब्बत एक संप्रभु राष्ट्र है तथा हमारा चीन के साथ कोई वास्ता नहीं है। इस तरह के पोस्टर उन्होंने लगे होते हैं। तो भारत मानता है कि तिब्बत जो है संप्रभु राष्ट्र है, ये भारत मानता है। तिब्बत वर्षों से भारत का एक पड़ोसी देश रहा है, क्योंकि भारत की अधिकांश सीमाएं जो लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सीमा जो है LAC की, वो तिब्बत के साथ जुड़ी हुई है, न कि चीन के साथ। यदि आप भारत की सीमा देखते हो, नेपाल के बाद जो शुरू हो जाती है तिब्बत शुरू हो जाता है। तो वैसे हमारी सीमा जो चीन के साथ, मूल रूप से चीन के साथ है, बहुत ही कम सीमा है। हमारी 3500 किलोमीटर लंबी जो LOC है वो मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ी है भाई? तिब्बत के साथ जुड़ी हुई है, न कि चीन के साथ। दूसरा, वर्ष 1914 में चीन तथा तिब्बत के प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश भारत, उस टाइम ब्रिटिश भारत हुआ करता था, ब्रिटिश भारत के साथ शिमला
सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत सीमाओं को चिन्हित किया गया था। तो 1914 के अंदर चीन भी था तथा तिब्बत भी था, दोनों ने शिमला समझौते में साइन किए थे तथा मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में उन्होंने क्या किया था, भी मान्यता प्रदान की थी। हालांकि 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत पर अधिग्रहण कर लिया गया, जिसके बाद से इस सम्मेलन तथा मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया गया, जिसे दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया था। ये समझौता किया था हमने 1914 के अंदर, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना अधिकार किया। जैसे ही चीन ने अपना अधिकार किया तो चीन ने शिमला सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन को भी झुठला दिया तथा साथ ही साथ उसने मैकमोहन लाइन, जो हमारे चीन तथा भारत के बीच में मुख्य सीमा को अंतरण करने वाली लाइन है, उस लाइन को भी झुठला दिया कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं। ये सीमा विवाद आज भी चाइना के साथ हमारा बना हुआ है। हम जो भारतीय नक्शे के अंदर दर्शाते हैं वो मैकमोहन लाइन को ही दर्शाते हैं, लेकिन चाइना मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री मानने से मना करता है। इसके अलावा 1954 में भारत ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1954 में भारत ने चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अकॉर्डिंग तिब्बत को चीन के तिब्बत क्षेत्र के रूप में मान्यता देने पर सहमति हुई थी। 1954 में हमारा एक हस्ताक्षर हुआ था चाइना के साथ। इसमें हमने क्या कहा, ठीक है तिब्बत जो है इसको हम क्या कहेंगे, अब ये चीन का तिब्बत क्षेत्र है, ये कहने पे हमारे पास समझौते पे सिग्नेचर की है, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंडर्ड है। लेकिन 1959 की समझौता हमने किया 1954 के अंदर। 1961 के अंदर तिब्बती विद्रोह के बाद दलाई लामा, तिब्बत के लोगों के जो आध्यात्मिक नेता है, आध्यात्मिक गुरु मैं कह सकता हूँ, दलाई लामा तथा उनके कई अनुयायी भारत के अंदर आ गए थे 1959 के अंदर। और पूर्व प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें तथा तिब्बती शरणार्थियों को आश्रय दिया था तथा निर्वासन में तिब्बत सरकार की स्थापना करने में भी मदद की थी, जिससे कि चाइना हमसे नाराज हो गया था। और भारत तथा चाइना युद्ध होने का मेन कारण ये भी माना जाता है कि भारत ने तिब्बती शरणार्थियों तथा दलाई लामा को युद्ध क्या दी थी, भी शरण दी थी। आधिकारिक भारतीय नीति यह है, भारत क्या कहता है, भारत देखो चीन ये मानता है कि दलाई लामा एक राजनीतिक गुरु, राजनीतिक नेता हैं, वो चीन को तिब्बत से अलग करने का कवायद कर रहे हैं, चीन का ये मानना है। लेकिन भारत का स्टैंडर्ड क्या है, भारत ये कहता है कि भारत की आधिकारिक मान्यता ये है कि दलाई लामा एक धार्मिक नेता है, एक आध्यात्मिक नेता है, हम उन्हें राजनीतिक नेता नहीं मानते हैं। तो एक आध्यात्मिक नेता है, इसलिए हम उनको क्या दिए, भी शरण दिए हैं। आध्यात्मिक नेता है। भारत में 1 लाख से ज्यादा निर्वासित लोगों वाले तिब्बती समुदाय के किसी भी राजनीतिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं है। भारत के अंदर जो तिब्बती समुदाय है, 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, उनको किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की परमिशन नहीं है। हाँ, हालांकि उनको जो अपने रिलीजियस एक्टिविटीज है वो करने की अनुमति हमने दी हुई है, क्योंकि हम मानते हैं कि दलाई लामा एक आध्यात्मिक नेता है। भारत और चीन के बीच बढ़ते हुए तनाव की स्थिति में भारत की तिब्बत की नीति में बदलाव आया है। पहले हम देखते हैं कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर या भारत की जो सेंट्रल मिनिस्ट्री थी दलाई लामा के साथ मंच को साझा करती रहती थी। यदा कदा इनकी और दलाई लामा की फोटोएं हमें देखने को मिलती रहती थी, एक साथ वीडियोग्राफी देखने को मिलती रहती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा चीन के साथ दबाव बढ़ता गया, चीन के साथ तनाव बढ़ता गया, वैसे वैसे हमने दलाई लामा से किनारा करना शुरू कर दिया है। अब भारत के प्राइम मिनिस्टर हो गए या भारत के जो भी राजनीतिक लोग हैं वो सार्वजनिक मंच के ऊपर दलाई लामा के साथ मंच को साझा नहीं करते हैं। ये हमारी तिब्बत के साथ जो पॉलिसी उसमें चेंज आया है। नीति में बदलाव यह आया है कि सार्वजनिक मंचों पर दलाई लामा के साथ सक्रिय रूप से संलग्न होने वाली भारत सरकार को नीति को चिन्हित करता है। अब ये क्या, भारत सरकार सक्रिय रूप से उनके साथ साझा नहीं होती है। IMCG की बैठक इंपॉर्टेंट है। IMCG इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप हाल ही में भारत के विदेश सचिव के द्वारा विदेश सचिव के द्वारा बुलाई गई थी। सचिव स्तर पर अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक बुलाई गई थी। अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह जिसका नाम क्या रखा है, इंटरनेशनल मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी पड़ोसी देशों के जो भी विदेश मंत्री है, उन विदेश मंत्रियों को जो विदेश सचिव है, उन सचिवों की सचिवीय स्तर की एक बैठक हाल ही में भारत में आयोजित की गई थी, जिसका नाम क्या रखा गया था, IMGC इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप। जो भारत के बाहर के अलग अलग देशों के मिनिस्टर हैं उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। ये पहली बैठक थी अपने तरीके की, और किसके द्वारा बुलाई गई थी, भारत के विदेश सचिव के द्वारा बुलाई गई थी। IMGC को भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति, इंडिया की जो है वो एक नीति है जिसमें कहते हैं कि हमारे पड़ोसी पहले हैं, नेबरहुड फर्स्ट नीति। इसी नीति के तहत तो पंडित नेहरू ने चाइना को कह दिया था कि आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन जाओ, और भारत स्थायी सदस्य बनने से रह गया था क्योंकि हम चाहते थे पड़ोसी पहले हो, नेबरहुड फर्स्ट नीति। तो IMGC भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के दृष्टिकोण को मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक उच्च स्तरीय तंत्र को स्थापित करता है, जिसका बल भारत के पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध को विकसित करने का है। इस बैठक को बुलाने का हमारे पास रीजन एक ही था कि हम भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं।
लगभग हमारी हर एक पड़ोसी देश के साथ आज के टाइम में देखते हैं तो अच्छे संबंध नहीं है। पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, बर्मा के साथ, इनके साथ हमारे पास अच्छे संबंध नहीं है आज के टाइम में। तो जो IMGC हमने जो बुलाई थी, IMCG जो हमने बुलाई थी, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति जो है उसका हमने विकास करना है तथा साथ ही साथ जितने भी हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ हमारे संबंधों को बेहतर करना है। बैठक की मुख्य विशेषताएं क्या थी भाई? बैठक की मुख्य विशेषताएं यही थी जो मैंने अभी बताया आपको। बैठक में बेहतर कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन हमारे बीच में अच्छा होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मजबूत इंटरलिंकेज, हमारे बीच में इंटरलिंक बहुत अच्छे होने चाहिए और पड़ोसी देशों के नागरिकों के साथ मजबूत जुड़ाव को बढ़ावा देने हेतु एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की दिशा प्रदान की है कि हमारे पास दूसरे देशों के नागरिकों के साथ भी हमारा यह जुड़ाव होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिससे हम हमारा जैसे कि हम कहीं दूसरे शहर के अंदर जाते हैं और दूसरे शहर के अंदर यदि हमें हमारे गांव का व्यक्ति मिल जाते हैं, चाहे हम उसको पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं, अचानक से हमारा उसके साथ जुड़ाव पैदा हो जाता है। दूसरे राज्य के अंदर जाते हैं, हमें हमारे राज्य का व्यक्ति मिल जाता है तो उसके साथ अचानक से हमारा लिंक पैदा हो जाता है, जुड़ाव पैदा हो जाता है कि तो मेरे राज्य का है, अपना अपनत्व का भाव पैदा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अपनत्व का भाव हमें दूसरे देशों के लोगों के साथ भी विकसित करना है ताकि हमारा जो व्यापार है, हमारा जो रिलेशन जो है, संबंध जो है एक दूसरे के साथ बहुत गहराई के साथ जुड़ सके। ये हमारा इस नीति का उद्देश्य था। बैठक की फोकस सीमा अवसंरचना का निर्माण करना था। बैठक का जो फोकस था वो क्या था भी? सीमा अवसंरचना का निर्माण करना। जो भी हमारे पास बाउंड्री, जो हमारे पास लिंकेज है, इनका सुधार करना हमारे इसका बैठक का मुद्दा था। और हमने अलग अलग देशों के साथ अलग अलग हमने टारगेट फिक्स किए थे, किस देश के साथ हमने क्या करना है इस बैठक के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं नेपाल के साथ। हम इस बैठक में क्या करना चाहते थे? जो नेपाल के साथ हमने मुद्दे शेयर किए, क्योंकि हमने जितने पड़ोसी देश थे सबको बुलाया था, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका सबको बुलाया था। तो नेपाल के साथ हमारा जो रिलेशन था, हमने कहा कि नेपाल के साथ पहला तो हम काम करेंगे अधिक व्यापार की सुविधा को प्रदान करेंगे, क्योंकि नेपाल के साथ व्यापार हमारा बड़ी आसानी से होता है। तो नेपाल के साथ व्यापार को हम और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। दूसरा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के मामले पर बातें की गई थी। तो नेपाल के साथ हमने दो बातें की थी। पहला, व्यापार को बढ़ाना, दूसरा जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी आपूर्ति के मामले के ऊपर ध्यान देना। भूटान तथा मालदीव की यदि हम बात करते हैं तो भूटान तथा मालदीव के साथ हमने बातें की विशेष जरूरतों को पूरा करना कि हमें आपसे विशेष जरूरतें हैं या आपको हमसे कोई विशेष जरूरतें हैं तो हम उनको पूरा करने की बात करेंगे भूटान तथा मालदीव के साथ। बांग्लादेश के साथ यदि हम बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ हमने चर्चा की रेल संपर्क को खोलने की, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे रेल संपर्क खुले नहीं है। पाकिस्तान जब बना था, पूर्वी बांग्लादेश जब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था तभी से रेल संपर्क हमारे बंद है। तो हमने चर्चा की बांग्लादेश के साथ कि हमारे रेल संपर्क क्या होना चाहिए, भी खोलने चाहिए। अफगानिस्तान तथा म्यांमार के साथ हमने क्या चर्चा की? हम जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है आज के टाइम में और म्यांमार के अंदर वहाँ पे रोहिंग्या का जो मुद्दा चल रहा है, इसलिए वहाँ पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो यहीं पर हमने यही की कि आपको मानवीय सहायता प्रदान कर सकते हैं, आपके यहाँ मानवाधिकारों का वापस पुनः स्थापना में हम आपका सहयोग कर सकते हैं। और श्रीलंका के साथ यदि हम बात करते हैं तो श्रीलंका के साथ हमारा मुख्य मुद्दा क्या था भाई? मछली पालना हमारा मुख्य मुद्दा था। तो हमने अलग अलग देशों के साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की थी। हमारे जो ये अंतर मंत्रिमंडलीय स्तरीय जो बातचीत थी इसके अंदर, और बुलाई किसने थी? भारत के विदेशी सचिव ने बुलाई थी। जो नेबरहुड फर्स्ट नीति हमारी है उस विजन का उद्देश्य हमारे पास क्या है कि नेबरहुड फर्स्ट नीति जो हमारी है, पड़ोसी हमारे पास पहले होने चाहिए। इस नीति के अंदर हमारा विजन क्या क्या है, हमारे उद्देश्य क्या क्या है? पहला, हमारा कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ोसी देशों के साथ। दूसरा, पड़ोसी देशों के साथ सुधार को बढ़ाना। तीसरा, पड़ोसी देशों के साथ संबंध को बढ़ाना, संवाद को बढ़ाना, बातचीत को बढ़ाना। चौथा, हमारे पास द्विपक्षीय बातचीत से द्वारा विवादों का समाधान करना। पांचवा, आर्थिक सहयोग बढ़ाना, आपदा प्रबंधन में सहायता करना। और लास्ट में हमारे पास सैन्य तथा रक्षा सहयोग करना। तो ये हमारे पास 7 ऐसे विजन हैं जो हम नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत करना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, जुड़ाव को बढ़ाना चाहते हैं, पड़ोसी देशों के साथ संबंध हमारे मधुर होने चाहिए, कम्युनिकेशन हमारे अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी डिस्प्यूट हमारे पास हो जाता है तो हम दोनों बातचीत के द्वारा उसको सुलझा सकें। एक दूसरे देश के साथ हमारा आर्थिक सहयोग अच्छा होना चाहिए तथा किसी भी तरह की कोई भी डिजास्टर आती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो भी उपाय हैं उनको साझा करना तथा लास्ट के अंदर सैन्य तथा रक्षा सहयोग समझौतों को भी बढ़ावा करना। ये हमारा नेबरहुड नीति के उद्देश्य हमने रखे हुए हैं। चौथा, भारत अमेरिका 2+2 संवाद। ये इंपॉर्टेंट है, भारत तथा अमेरिका के बीच में 2+2 संवाद होता है। 2+2 का मतलब क्या है? भारत के 2 व्यक्ति होंगे और अमेरिका के 2 व्यक्ति होंगे। और ऐसा संवाद कौन से नंबर का था? चौथे नंबर का था और हाल ही के अंदर चौथे नंबर का संवाद हुआ है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में तथा भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में चौथा 2+2 संवाद हुआ है।
कहाँ पर हुआ भाई? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ। अमेरिका की राजधानी आप सभी जानते हो। इसमें कौन कौन थे भी? भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री तथा भारत के रक्षा मंत्री थे, और सेम ऐसे ही अमेरिका की तरफ से भी कौन थे भी? अमेरिका के विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री थे। तो 2+2 के अंदर मोस्टली यही होते हैं, विदेश मंत्री प्लस रक्षा मंत्री। तो अमेरिका के भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, भारत के भी विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री ने आपस में बातचीत की है, संवाद किया है। कहां पर किया? अभी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के अंदर किया था, और ये कौन से नंबर का था? ये चौथे नंबर का था। अब बैठक के अंदर मुख्य बिंदु क्या क्या रहे थे भाई? आईआर के अंदर तो आपको यही देखने का पड़ेगा कि बैठक हुई है, बैठक के अंदर मुख्य बिंदु क्या क्या रही है, कौन कौन से समझौते किए गए हैं, किस बात की सहमति बनी है, किस बात में नाराजगी हुई है, बस यही तो देखना है आपको। आईआर के अंदर देखना क्या है? तो बैठक में समझौता पहला क्या था? अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता की व्यवस्था, कि अंतरिक्ष के बारे में हमें क्या करना है भी? समझौता करना है, या अंतरिक्ष के बारे में एक दूसरे का सहयोग करना है। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता व्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका नाम क्या है भाई? अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता समझौता। यह अंतरिक्ष में अधिक सहयोग बनाने पे एक आधार तैयार करता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंटरनेट, जो हमारे स्पेस हमारे प्रोग्राम है, अंतरिक्ष के जो प्रोग्राम है, उसके बारे में अधिक ज्यादा सहयोग, चाहे टेक्निकल सहयोग हो, चाहे आर्थिक सहयोग हो, चाहे हमारे पास सर्विसेज का सहयोग हो, चाहे वैज्ञानिकों का ट्रांसफर हो, चाहे हमें ट्रेनिंग की बात हो, हर तरीके का सहयोग बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। किससे? अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता व्यापार समझौते के तहत, जो हमने अमेरिका के साथ किया है 2+2 संवाद समझौते के तहत। दूसरा, रक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग का उद्घाटन। रक्षा के क्षेत्र में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग का क्या किया? उद्घाटन किया है। संयुक्त साइबर परीक्षण तथा अभ्यास का विस्तार करते हुए रक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग का शुरुआत करने पे हमने सहमति व्यक्त की है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं सैन्य आपूर्ति श्रृंखला सहयोग, अमेरिका ने जोर देकर कहा है कि वह भारत प्रशांत सागर में रक्षा उद्योग के नेता तथा क्षेत्र में सुरक्षा के लिए, देखो भारत चाहता है, अमेरिका तथा चीन की कभी नहीं बनती है, आपको पता है अमेरिका चीन एक दूसरे के धुर विरोधी है, और प्रशांत महासागर के अंदर चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि प्रशांत महासागर के अंदर चीन के दबदबे को रोका जाए, और चीन के दबदबे को प्रशांत महासागर के अंदर यदि रोकना है तो उसका एकमात्र तरीका ये है कि भारत का दबदबा प्रशांत महासागर के अंदर बढ़ाया जाए। यही बात अमेरिका ने यहाँ पे की है। अमेरिका ने जोर देके कहा है कि वह भारत प्रशांत क्षेत्र के अंदर रक्षा उद्योग के नेता के रूप में तथा क्षेत्र में सुरक्षा की शुद्धता प्रदाता के रूप में भारत का समर्थन करता है। वो कहता है कि भारत का जो प्रशांत महासागर का जो एरिया है वहां पर नेता भारत होना चाहिए, चीन क्यों होना चाहिए। इसलिए अमेरिका जो है भारत का क्या करता है? समर्थन करता है। दूसरा, इस संदर्भ के अंदर नई आपूर्ति श्रृंखला सहयोग उपाय शुरू किए गए जो दोनों देशों को एक दूसरे की प्राथमिकता वाली रक्षा आवश्यकताओं को और अधिक तेजी से समर्थन करती है। इसलिए हमने एक समझौता किया है जिसके तहत हम एक दूसरे देशों का जो सहयोग है, आर्म सहयोग जो है वो बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। इसी प्रणाली को विकसित करने में हमने समझौता किया है। यूक्रेन संकट की आलोचना की है। दोनों ही देशों ने यूक्रेन का जो संकट, देखो भाई यूक्रेन की युद्ध की आलोचना तो हर कोई कर रहा है, ये तो हर कोई द्विपक्षीय मीटिंग होगी तो उसमें अंदर यूक्रेन संकट की बातचीत की ही जाएगी और उसकी क्या की जाएगी? आलोचना ही की जाएगी। वे मानवीय सहायता प्रयासों सहित यूक्रेन संकट पर निकट परामर्श बनाए रखने हेतु सहमत हुए हैं तथा नागरिकों के खिलाफ क्रूर हिंसा की स्वतंत्र जांच का समर्थन किया है। ये तो आम बात है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं 2+2 वार्ता है क्या। 2+2 वार्ता 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तरीय संस्थागत अंतर है। यह संवाद का एक ऐसा प्रारूप है जहां रक्षा तथा विदेश मंत्री हो सकते हैं या सचिव हो सकते हैं, दूसरे देश के अपने कक्षकों के साथ मिलते हैं। भारत का 4 प्रमुख राजनीतिक साझेदारों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा रूस के साथ 2+2 संवाद होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। भारत का 2+2 संवाद किस 4 देश के साथ होता है? तो 4 देशों के साथ होता है। अमेरिका के साथ होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, जापान के साथ होता है और रशिया के साथ होता है। तो 4 देश ऐसे हैं जहां से जिनके साथ हमारा 2+2 संवाद होता है। रूस के अलावा अन्य 3 देश जो है, चाहे हम बात करें अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, क्वाड की बात करें, जापान की बात करते हैं और चौथा हमारे पास कौन सा हो गया? भारत हो गया। ये चारों देश तो हमारे पास किसमें शामिल है? क्वाड के अंदर शामिल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने चर्चा ही की है। यदि अमेरिका के साथ में 2+2 वार्ता की बात करता हूं तो भारत अमेरिका का सबसे पुराना 2+2 का वार्ता साझेदार है। सबसे पहले हमने 2+2 वार्ता शुरू की थी, वो किसके साथ शुरू की? भाई अमेरिका के साथ ही शुरू की थी। और दोनों के बीच में 2+2 वार्ता कब से शुरू हुई है? दोनों के बीच में 2+2 वार्ता शुरू हुई थी ट्रंप प्रशासन के दौरान 2018 के दौरान। वार्षिक वार्ता होती है 2018 के अंदर हुई, 19 के अंदर हुई, 20 के अंदर, 21 के अंदर, चौथी हमारे पास ये वार्ता हो रही है।
भारत और अमेरिका ने गहन सैन्य समझौते के लिए आधारभूत समझौते की एक टिकड़ी पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 2+2 वार्ता के अंदर भारत तथा ये इस वार्ता की बात नहीं हो रही है, ये जो 4 वार्ताएं हमारी हुई है उन 4 वार्ताओं, जो पहली 3 वार्ताएं हुई है उनकी बात कर रहा है। पहली 3 वार्ताओं के अंदर हमने एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने अमेरिका के साथ, और 3 अलग अलग सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला 2016 के अंदर लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम पर हमने हस्ताक्षर किया था, ये 2016 के अंदर किया था। 2018 के अंदर हमने पहला जो 2.2 हमारे पास संवाद हुआ था, जिसके अंदर संचार संगतता तथा सुरक्षा समझौते पे हमने हस्ताक्षर किया था, और तीसरा 2020 के अंदर हमने भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौते पे हस्ताक्षर किया था। तो ये सैन्य समझौते पे बढ़ावा देने के लिए हमने अमेरिका के साथ हाल ही के अंदर 2016 से 2020 के अंदर 3 समझौतों पे क्या किया है, हस्ताक्षर किए हैं। किसके लिए? ये गहन सैन्य सहयोग करने के लिए है। और चीन के संदर्भ में दोनों देशों के सहयोग के बीच में ये तो ऑब्वियस है भाई, चीन को यदि टक्कर देनी है तो भारत की सहायता लेनी ही पड़ेगी, और यही लिखा गया है। चीन के संदर्भ में दोनों सेनाओं के बीच में सहयोग तंत्र को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। ये जो 3 समझौते हमने किए हैं, तीनों समझौतों का रीजन हमारे पास क्या है? तीनों समझौतों का रीजन हमारे पास एक ही है, और क्या रीजन है भाई? चीन के साथ जो भी इनकी डिस्प्यूट चल रही है, चीन के विरुद्ध हमारी सेनाओं को मजबूत करना है, सैन्य तंत्र को मजबूत करना है, इसी इरादे के साथ हमने 3 समझौते किए हैं, 16 के अंदर, 18 के अंदर था, 20 के अंदर। अब हम आते हैं आज की हमारी लास्ट न्यूज के ऊपर, जो है वरुण 2022। वरुण एक युद्धाभ्यास है। वरुण जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वरुण हवा को कहते हैं। तो जो हमारी नौसेना है, नौसेना का आपस में युद्धाभ्यास है जिसका नाम है वरुण। वरुण कौन से देश के साथ युद्धाभ्यास होता है? हमारा भारतीय तथा फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच में युद्धाभ्यास होता है। भारतीय तथा फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच में द्विपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास वरुण 2022 का कौन सा भाई? 20वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। 20वां संस्करण है, कहाँ किया जा रहा है भाई? अरब सागर के अंदर किया जा रहा है। ये भारत तथा फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। बस आपको इतना याद करना चाहिए, वरुण जो है ये नौसेना के बीच में युद्धाभ्यास होता है, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, भारत तथा फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। तथा इसका कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया? 20वां संस्करण आयोजित किया गया था। भारत तथा फ्रांसीसी नौसेनाएं वर्ष 1993 से, कब से भाई? 1993 से द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित कर रही है भाई। सॉरी, ये नौसेना का नहीं है, समुद्री युद्धाभ्यास है ये, ठीक है ना? समुद्री युद्धाभ्यास कर रही है। 2001 में इन अभ्यासों को वरुण कहा जाने लगा। 1993 से कर रही है, लेकिन 1993 से इसको वरुण नहीं कहा जाता था। 2001 से इनको वरुण कहा जाने लगा है, और इसीलिए 2001 से अब तक यदि हम बात करते थे 20वां संस्करण बनता है। तो वरुण का 20वां था। भारत तथा फ्रांसीसी सेना का 20वां युद्धाभ्यास नहीं था, इससे पहले भी हमारे 8 युद्धाभ्यास हो चुके थे। वर्ष 2021 में इसे वरुण कहा जाने लगा। यह एक वार्षिक आयोजन है, हर एक वर्ष के अंदर इसको आयोजित किया जाता है। समुद्र की स्वतंत्रता और मुक्त समावेशी इंडो पैसिफिक तथा नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में वार्ता साझेदार नौसेना के बीच में साझा मूल्यों का रेखांकित करती है। ये तो आम बात है, ठीक है ना? ये वरुण की हमने बात की। और भारत तथा फ्रांस के बीच में अन्य सेना अभ्यास की यदि हम बात करते हैं तो हवाई अभ्यास हमारे पास कौन सा होता है? डेजर्ट 21 तथा गरुड़, ये 2 हमारे पास हवाई अभ्यास है। ये चाइना फ्रांस के साथ होते हैं। डेजर्ट नाइट 21 भी जो फ्रांस के साथ होता है, और गरुड़ भी फ्रांस के साथ होते हैं, हवाई अभ्यास है। और साथ साथ सेना की यदि हम बात करते हैं, शक्ति नाम का जो युद्धाभ्यास है वो भी फ्रांस के साथ होता है। और वरुण हमारे पास कौन सा है अभी? नौसेना का युद्धाभ्यास है, जिसे वरुण कहते हैं। 1993 में शुरू किया गया था, 2001 में से वरुण नाम दिया गया। इसका 20वां संस्करण था, हाल ही के अंदर आयोजित किया गया है। द्विपक्षीय है, भारत तथा फ्रांस के बीच में है। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक समझ आ रहा होगा, आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लग रही हैं तो इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तथा जो भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और अभी तक अच्छी वीडियो की तलाश कर रहे हैं, उनके साथ इन क्लासेस को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अच्छी क्लासेस मिल सके और निकट भविष्य के अंदर वो अच्छे मार्क्स के साथ यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट हो सके। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।